अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज एक बार फिर हमने अज़हर सिद्दीक साहब को दावत दी है। मैं उन्हें कह रहा था कि आप आजकल बड़े ज़बरदस्त जिहाद में लगे हुए हैं। पता नहीं दर्जनों, कम से कम दर्जनों उनकी दरखास्तें हैं जो कि मुख्तलिफ केसेस लड़ रहे हैं, वो इमरान खान साहब के, पीटीआई के और उनके दूसरे साथियों के, और उसकी वजह से बहुत गुंजलक सूरत हाल में, लेकिन फिर भी ये वक्त निकाल लेते हैं इस नौयत के सेशंस के लिए, क्योंकि इनका बुनियादी मकसद होता है आम लोगों को समझाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुमराहकुन खबरें, गुमराहकुन इंटरप्रिटेशंस मिल रही होती हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, और जो बयानिए हम सुन रहे हैं मौजूदा पीडीएम हुकूमत की तरफ से, तो काफ़ी लोगों में इब्हाम पैदा हो जाता है। सवाल पहला ये है कि लंदन के फ्लैट्स और काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के घराने की लंदन में जायदादें और हुदैबिया पेपर्स मिल्स का केस, इसमें कदर मुश्तरक क्या है? बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, आपने बहुत ही नाजुक भी है लेकिन बहुत रेलेवेंट सवाल उठा लिया आपने। और टेन्योर जो है ना, कुछ चीजों का वो वक्त के साथ साथ सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब के जो लंदन में फ्लैट्स हैं एवनफील्ड में, उनकी मनी ट्रेल नहीं है। सरीना ईसा ने जो जैसे काजी फाइसा की बेगम साहबा हैं, उन्होंने एक तो पहले खरीदा, वो तो जज नहीं थे बने तब तक तो बात है। दो ऐसे हैं जब वो पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस दौरान खरीदे गए। उनके भी मनी ट्रेल नहीं है, वो भी डिक्लेयर नहीं हुए थे, ये भी डिक्लेयर नहीं हुए। और जैसे सामने आए मट्टी डालने की कोशिश की गई। यहां भी मिसाल के तौर पर बड़ी लंबी हेयरिंग चली नवाज शरीफ साहब की पानामा लीक्स के हवाले से। जब ये मामला चला तो असल मामले को छोड़ के, और ये भी एक रिकॉर्ड की बातें हैं, जब इनकम टैक्स की नोटिस डाले गए, जब कहा गया लार्जर बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट अब सारी कुछ सामने है। जो कहा जा रहा था बड़ी रेंटल इनकम है, बड़ी जायदादें हैं, वो कोई चीज सारी सामने नहीं निकली। 5 सालों की आमदन जो है वो 1 करोड़ रुपए के करीब निकली, जबकि ये प्रॉपर्टी 13.5 करोड़ के करीब की है। अच्छा, कमाल की बात है, और ये पैसा भिजवाया गया तालीम के लिए। एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि अगर ये पैसा तालीम के लिए भिजवाया गया तो प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी। अब ये एक अलग सवाल है। फिर एक ज्वाइंट अकाउंट है, वो डिक्लेयर नहीं किया ना जस्टिस काजी भाई साहब ने, ना उनकी मिसेज ने। जस्टिस इखलाक हुसैन का बड़ा मशहूर केस है कि इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में डिस्पैरिटी थी तो उन्हें निकाल दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इंक्वायरी हुई तो तफसीलात कोई नहीं थी, और कहानी शुरू हो गई बैकफुट पे ले जाने की। जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये रेफरेंस क्यों भेजा, उसकी जरूरत कैसे हुई। वही जो जैसे नवाज शरीफ सवाल पूछती है ना, ये खानदान हमें क्यों निकाला, क्यों पूछ लिया हमसे, फसाइयत की यह हालत है। और यही सवाल के क्यों पूछ लिया आपने, रेफरेंस क्यों चला गया। और असल जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो यही है। कमाल है। मैं कुर्बान जाऊं अपने जजेस के ऊपर। जनाब जस्टिस उमर दयाल साहब के साथ जो जजेस बैठे थे, जब वो फैसला रिव्यू का लिखा जा, यानी पहले फैसले में तो रेफरेंस की हद तक बात सामने आ गया, जब आ गया इनकम टैक्स का रिकॉर्ड भी आ गया, तो रिव्यू में कमाल देखें। अब ये फैसला तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो टैक्स की रिटर्नों में डिस्पैरिटी आई वो भी खत्म कर दें, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं। ये एक एक चीज सामने आ गई, रिकॉर्ड पे आ गई, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन नहीं, वो भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन जनाब जस्टिस उमर ताब दयाल साहब ने जब ये तो बड़ी ज्यादती होनी थी ना, उन्होंने देखे, उनका क्रेडिबिलिटी देखे उनकी, उन्होंने अपनी जजमेंट में वो सारी डिटेलें लिखी जो प्रॉपर्टीज के मनी ट्रेल नहीं थे। हाँ, ये बुनियादी तौर पे आप ये कहना, जो कदर मुश्तरक फिर निकलती है कि शरीफ घराने के और काज़ी फ़ैज़ के घराने के मनी ट्रेल, इन दोनों केसों में मनी ट्रेल नहीं मिली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बुनियादी तौर पे। और यूं देखे ना, और जब यूं देखे। हुदैबिया मिल्स का केस हुआ, वो बंद हुआ, क्या मुमकिन है कि उन्हीं दिनों में ये सारी ट्रांज़ैक्शंस वग़ैरह हुई हों? देखिए, अब जो जो लाहौर हाई कोर्ट के बाद जब ये मामला नहीं भेजा गया, वहां पर उस वक्त अपील नहीं फाइल की गई, तो ये पीरियड वही बनता है।
नैब में क्या हो रहा था, नैब के उस प्रोसिक्यूटर जनरल कौन थे, ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता तफसीली इस पे, लेकिन जब कड़ियों से कड़ियां मिलेंगी सारी समझ आ जाएगी बात को। और तकलीफ इसी बात की है। फिर जब दोबारा हुदैबिया के केस को जब पनामा के मामले में आया, एक तरफ नवाज शरीफ चहीता या लाडला के 7 सालों बाद उसकी रिव्यू पिटीशन ले ली गई और 13 साल के इसमें बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ ये क्रिमिनल केस के हवाले से जब बताया गया, जब पॉइंट आउट हुआ, अपील फाइल हुई, वो नोटिस तक नहीं किए। यानी हाई को सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था उस पे नोटिस तो करती, नोटिस करके बात तो सुनती कि लिमिटेशन वो पॉइंट लेते, तो उनकी बजाय इन्होंने केस लड़ा और केस भी ऐसा जबरदस्त लड़ा कि बाकायदा मीडिया पे कवरेज भी रोक दी कि आप बात ही नहीं हो सकती मीडिया के ऊपर। तो हुदैबिया को अगर आप आगे पीछे लेके जाना चाहे, फिर हुदैबिया 2 देख लिया हमने अभी लेटेस्ट हमने, तो हम बहुत कुछ देखेंगे जब चीजें सारी सामने आएंगी। फिर वो कई फर्में भी सामने आएंगी कि कौन कौन सी फर्मों में कौन कौन से पार्टनर थे, वो बड़ी दूर तक जाएंगी बातें। मैं एक्चुअली आप तो बड़े आपने शायद मेरे दिमाग पढ़ लिया। मैं वही सवाल पूछने लगा था, क्योंकि ये सवाल हमारे किसी प्रोग्राम में, किसी शो में हमारे किसी व्यूअर ने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे भी जज हैं जो कि किसी एक ही कानूनी फर्म से, लीगल फर्म से ताल्लुक रखते हों और अब वो जस्टिसेस बने हुए हैं? अच्छा, बड़ा रेलेवेंट सवाल किया आपने। आपको याद है कि लॉयर्स मूवमेंट जो है वो एक एजेंडे के तहत शुरू की गई थी। वो अदलिया की आज़ादी कोई नहीं थी और एक मेन मोहरा उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। मैं तो मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बाहर रहा हूँ, मेरे तो सामने से सारी चीज़ें गुज़री हैं। उसमें आपको पता है कॉर्पोरेट क्लास भी आ गई थी और किसी एक स्टेज पे इंडियन और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बातें भी होती रही थी। यानी उनका काम कोई सड़कों पे निकलना नहीं था, लेकिन वो सड़कों पे निकले। और जस्टिस काज़ी फाज़ी साहब देखिए कॉर्पोरेट भी है ना। ये कराची में वकालत करते थे, इनको बलूचिस्तान में लगाया गया। फिर और 3 जजेस हैं हमारे इस वक़्त, एक लाहौर हाई कोर्ट से, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक पेशावर हाई कोर्ट से। मिनल्ला, अफरीदी एंड शाह। मैं नाम नहीं जजेस का लूँगा, लेकिन उस फ़र्म का मैं नाम ले दूँगा कि उस फ़र्म में 3 पार्टनर थे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, कॉर्पोरेट लॉ को बहुत समझते हैं। लेकिन इस वक़्त तीनों जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? बात तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया ये, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया। लेकिन आज देखें ना, मैं तो जब लॉयर मूवमेंट सेकंड में तब थी ना, तो उस वक़्त मैं एक बात किया करता था कि ये किसी एक स्टेज के ऊपर जाकर कुछ ना कुछ ऐसे कुछ धमाके होने हैं जो बड़ी तकलीफ देंगे। तो अगर कहा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है। तो ये बताएं कि जो अतर मिनल्ला साहब ने जो इख्तिलाफी नोट दिया है, ये पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से कि 90 दिन के अंदर-अंदर होने चाहिए। तो उन्होंने तो बुनियादी तौर पे ये तासुर दिया कि अ, ये एक सियासी मसला है और इसको अदालत में नहीं लाया जाना चाहिए था, लेकिन मखसूस मीडिया और सियासी हलकों ने उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के बयान किया है। आपका और कुछ ब ब आपने चूँकि जस्टिस मार्कंडे काजू का भी ज़िक्र किया, तो उन्होंने भी इसकी काफ़ी इस फैसले पे काफ़ी एतराज़ किया है, इस नुक्ते नज़र पे। अच्छा, मैं एक बताऊँ इम्तियाज़ गुल साहब, बड़ी तकलीफ़देह है, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। बहुत सारी बातें हैं जो उसमें हम रुसवा पाकिस्तान रुसवा होता रहता है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे सईद मंसूर अली शाह जैसे जमाल मंदोखेल का जब इख्तिलाफी नोट आया जो 5 जजेस में थे, तो मरियम सफदर और सब ने कहा ये हमारा बयानिया सच साबित हुआ। ये देखिए ना, अच्छा। तो ये लफ्ज़ हैं, बड़े तकलीफ से लफ्ज़ हैं। और फिर जस्टिस काज़ी फायदी साहब को याद है कि इनके खिलाफ पहला रेफरेंस तब आया था, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आया तो इन्होंने खत लिखना शुरू कर दिए। वो सदर को खत लिए, वो खत लीक हो गए। और खत ऐसे थे, लीक ऐसे हुए कि शायद इनके इनके अपने स्टाफ से या किसी और बंदे से वो लीक हुए हैं। तो इस हवाले से रेफरेंस फाइल हुआ। रेफरेंस पे हियरिंग हुई। तो जो साहब थे कंप्लेनेंट, उन्होंने इस बात पे नहीं अड़े। वो बाद में किसी एक जगह मुझे मिले तो कहते रहे हालात तो यही हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ-दे बात है, मैं खामोश हो गया। उसके बाद आपने देखा कि जब मामला शुरू हुआ, फिर खत-ओ-किताबत तो ऐसे शुरू हो गए ना, यानी जज साहब को कुछ खत आ रहे हैं, फिर उनकी मिसेज़ के खत हैं, रोज़ाना मीडिया में लीक होते हैं, अंग्रेज़ी में लिखा जाता है, उर्दू की ट्रांसलेशन करवाई जाती है, वो साथ इकट्ठी आती है और सारा कुछ हमने देखा। और वही खत-ओ-किताबत का जो सिलसिला है ना, वो अभी भी चलता रहा।
वो आपने देखा अभी नोट, यानी अभी कल ही एक नोट आया है, वो नोट थोड़ा है, वो तो नोट तो होता है जजमेंट का। जब जजमेंट रिजर्व की हुआ आपने, आपका तो फैसला सुना चुके हैं, खत्म हो गया है, और वो वाला मामला 6 मेंबर बेंच ने खत्म कर दिया। पता नहीं किस कैपेसिटी में, खत ही कह सकते हैं इसको, ना मैं नोट कह सकता हूँ, ना मैं इसको जजमेंट कह सकता हूँ। इसी तरह जस्टिस अथर मेहरा साहब ने जब उस दिन हियरिंग हुई, डिसमिस किया, तो भैया आपने नोट देना था, उसी दिन नोट दे देते ना कि जनाब आप मेंटेनेबल लर्निंग। और बड़ी मजेदार बात है, उसमें लिखते हैं पैरा 10 में कि जनाब हमने डिसमिस कर दी थी और ये फैसला 3-4 का है, 4-3 का है। 23 या 24 को आप ये तहरीर कर रहे हैं, वो तो 1 मार्च को फैसला हुआ है। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो 3-2 का था और जिसको बाद में बनाया गया जनाब 4-3 का बन गया, तो उनको उस वक्त कैसे पता चल गया? ये एक सवाल है, बड़ा अहम है। हाँ, लेकिन ये तो तो बड़ी एक नई नई तारीख रकम कर रहे हैं हमारे जैसे। मैं उन ये जो चूँकि कह रहे हैं ना कि ये 4-3 का फैसला था, तो मैं बाकी 2 जजों को तलाश कर रहा था कि वो बेंच में कहाँ बैठे हैं। क्योंकि जज तो वहाँ पे 5 बैठे हुए थे वो इनके इत्तेफाक राय के बाद। और एक और हवाले से जुड़ा हुआ ये है कि ये कह रहे हैं कि मतलब अक्सरियत जजों की बात नहीं मान रहे। इसी तरह उन्होंने कहा कि 6 जजों ने नोट दिया हमारे 2-1 के फैसले की बुनियाद पे, हम उसको भी नहीं मानते हैं। तो ये क्या जो 2 जज जो हैं वो बाकी 6 जजों पे हावी हो गए हैं क्या? बड़ी जबरदस्त सवाल आपने इम्तियाज गुल साहब उठा लिया। ये फुल कोर्ट का जो शो डाल रहे हैं ना, इसी में जवाब मैं दे देता हूँ। फुल कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस हैं। 15 जजेस में से 5 जजेस थे जिन्होंने फैसला किया, उनमें से 1 रिटायर हो गए हैं, तो आप 4 जजेस ही अगर ले लें आप, तो बात वही आ जाएगी। लेकिन वो बेंच 5 का था, पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 306। इसमें मास्टर ऑफ द रोस्टर, आज खुद नोटिस कैसे लेना है, बेंच कैसे बनने हैं, वो तयशुदा बात है। और उसी बुनियाद के ऊपर जस्टिस याजुल असर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर वाला मैटर टेकअप किया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही थी उसमें कहा खुद नोटिस लेना है। तो 2 जजेस ने तो कह दिया ना, उसी 9 मेंबर बेंच में से 2 जजेस ने कह दिया आज खुद नोटिस लेना है। तो 2 ने जब ये कह दिया आज खुद नोटिस लेना है, अगर वो 2 शामिल हो रहे हैं तो 2 ये भी शामिल कर ले, फिर तो 5-4 हो गए। अगर आपने यही फिलॉसफी या यही जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करनी है, लेकिन हर एक को पता है कि 5-9 जजेस ने आखिर में ये कंक्लूड किया था कि नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो पहले काम खत्म हो गए, नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, 5 जजेस आए, 5 जज ने फैसला कर दिया 3 और 2 के साथ, और बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई। और अगली जो बात है कि जब अब इन्हीं चीज़ों को सामने रख के मैं आपके सामने फुल कोर्ट की भी कहानी आपके सामने अगर रख दूँ, तो 5 जजेस पहले थे। जब जस्टिस काज़ी फायज़ ने इन्हीं दौरान एक वो 20 नंबरों इज़ाफ़ी हाफ़िज़ कुरान के हवाले से मामला था, उसमें ये पहले तो ये कहा ये बेंच क्यों बन गया? आज खुद नोटिस कैसे हो गया? और अल्टीमेटली उन्होंने आज खुद, यानी कमाल है, इंसाफ के दरवाज़े ही बंद कर दिए 2 जजों ने। उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा जब तक रूल्स नहीं बनेंगे। ये भी एक अनोखी बात है, इस तरह का फैसला कहाँ, हम जो देखते ही नहीं हैरान होते हैं, लेकिन ये कर लेकिन दिया। फुर्ती दिखाते हुए 2 जजों के फैसले की बुनियाद पे कानून साज़ी भी कर डाली। हाँ, ये बड़ी मज़ेदार, यही यही तो वो कहानी है जो पॉलिटिसाइज़ हो रहे हैं ना, जो उन दोनों से। और यही जस्टिस काज़ी फाज़िल से है, जिन्होंने कह दिया कि रजिस्ट्रार को हटा दो। भई आप कौन हैं? आपका क्या ताल्लुक? आप कौन है कहने वाले, हटाने वाले जनाब? वो खत लिख के अपने तई ये एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। और जब ये 2 जजेस ने ये कहा कि आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता, जब 4 तारीख वाले दिन ने इलेक्शन की डेट एक्सटेंड की, तो 6 जजेस बैठे जस्टिस जावेद असर की सरबराही में। उन्होंने पुराना फैसला, चीफ जस्टिस का रोस्टर बनाने का, चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का, चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का रीट्रीट किया, और वो ये 6 जजेस का बेंच था। अब 6 जजेस और 4 जजेस, 5 जजेस पहले थे, तो इसमें जो कि जजेस 2 उस बेंच में भी थे, इस बेंच में भी बैठे हुए थे, तो टोटल 9 जजेस बन गए। अब 9 जज में से 1 रिटायर हो गए, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन, तो 8 जजेस ने ये मोर सख्त कर दी कि चीफ जस्टिस उसको नोटिस दे सकता है और उसी ने लेना है, बेंच उसने बनाना है। तो बाकी पीछे रह गए 7। तो फुल कोर्ट की बात क्या रह गई है? 8 जजेस ने रिकॉर्ड के ऊपर ये सारी बातें कर दी हैं। अच्छा नहीं लगता। यानी हम अपनी सियासत चमकाने के लिए, यानी 90 दिन का जस्टिस अतर मिल्ला ने माना, और 10 फरवरी को फैसला मैंने लिया था वहां पर, और माना इस बात को कि जनाब 90 दिन में, जब 90 दिन में इलेक्शन होने, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है उसको, क्या मसला हो रहा है, इस हवाले से देखा जाए तो 90 दिन में इलेक्शन है, आप जो कर रहे हैं इसका मतलब है 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए।
तो आइन तोड़ने की बातें हो रही हैं और आइन तोड़ा जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने वो तरमीम की, यानी इसी चीज को सामने रखते हुए अब पार्लियामेंट भी पीछे नहीं ना बैठे। पार्लियामेंट क्या है? अच्छा वो बैठे, उन्होंने कहा ओहो अब कानून बनाएगा। हाँ मैं, आप हो कौन? आर्टिकल 70 एंट्री 55 एक्सक्लूड करती है सुप्रीम कोर्ट की जो के मामला में मुदाखलत से। आर्टिकल 191 कहता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनेंगे 1980 के, वो बने हुए हैं, वो रूल्स बनेंगे 1980 में, बने हुए हैं वो रूल, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर अपना आर्टिकल 140 कहता है कि इन मामला में कानून साजी हो सकती है। पार्लियामेंट कैसे कानून साजी कर सकती है? जनाब जजेस इतने होंगे। अच्छा, और अपील प्रोवाइडेड नहीं है, ये अपील दे रहे हैं सबऑर्डिनेट लाइसेंस, वो नहीं हो सकती है। तो इसमें बहरहाल काफी काम कर लिया और मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ इसको जी। चलें, बड़ी ज़बरदस्त आपने वज़ाहत की फुल कोर्ट के हवाले से। मैं सवाल पूछना चाह रहा था, आपने खुद ही उसकी वज़ाहत कर दी। और दोस्तों, आपने अज़हर सिद्दीक साहब की बातें सुनी। इसका बुनियादी मकसद था कि जो इश्यूज़ इस वक़्त चल रहे हैं, उनकी वज़ाहत करवाना एक कानूनी एक्सपर्ट के ज़रिए, और एक ऐसी सूरत-ए-हाल की जिसमें आपका सामना है एक ऐसे माइंडसेट के साथ जो कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करना चाहते हैं, जो कि तौहीन अदालत के कानून को भी अब उसमें तरमीम करना चाहते हैं। और इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ज़ाहिर है कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करें, अदालतों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कौम पे मुसल्लत करें, कोई आपको पूछने वाला ना हो। ये था जनाब आज का शो अज़हर सिद्दीक साहब के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।